मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूं। मैं लगभग 3 सप्ताह तक ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया डीएसए यानी ऑस्ट्रेलिया गृह संघ के निमंत्रण पर मैंने एक विशेष व्याख्यान दिया। शूटिंग पत्रकार एक ने अच्छी बात की। जो बातें मैंने की वे वास्तव में इस बारे में थीं कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र वास्तव में एक बड़ा व्यवसाय नहीं है जैसा कि कहा जाता है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के लोग जब भी बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा व्यवसाय है। आप सभी ने यह सुना होगा। निश्चित रूप से व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति विशेषज्ञता या पूंजी के बिना महीने में 50 लाख या 1 करोड़ कमाता है तो यह निश्चित रूप से बड़ा व्यवसाय है। लेकिन जब हम पूरे उद्योग को देखते हैं तो क्या वास्तव में हम इतना बड़ा व्यवसाय हैं? यह नेटवर्क मार्केटिंग 60 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद वॉलमार्ट नामक कंपनी आई जो कि एक ही वितरण क्षेत्र में है और इसका कारोबार 500 ट्रिलियन को पार कर गया। फिर इसके काफी बाद अलीबाबा और अमेजन जैसी कंपनियां आईं जिनका कारोबार 200 ट्रिलियन को पार कर गया। तो जब एक कंपनी इतनी बड़ी कमाई कर रही है तो एक ही वितरण क्षेत्र में होने के बावजूद हमारा नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा कंपनी साल में केवल 10 ट्रिलियन क्यों कमा रही है? फिर हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि यह एक बड़ा व्यवसाय है। मैंने कहा कि हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम पहले क्यों निकले, फिर भी अन्य वितरण कंपनियों के मुकाबले बहुत पीछे क्यों हैं। मुझे लगता है कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का अन्य वितरण लाइनों की तुलना में इतना बड़ा न होने का कारण हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषता है। उस विशेषता का मतलब यह है कि लोग कमीशन प्राप्त करने के कारण भले ही कीमत थोड़ी अधिक हो फिर भी उत्पाद खरीदते हैं और इसी कारण से भले ही कीमत अधिक हो उत्पाद बिकते रहते हैं। इसलिए हमारी उद्योग में मूल्य प्रतिस्पर्धा के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हमें इस माहौल को बदलने की आवश्यकता है। एक ही वितरण लाइन में होने के कारण उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से समान गुणवत्ता की बात करें तो सस्ती जगह पर जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अब तक नेटवर्क मार्केटिंग ने जो बिक्री बनाए रखी है, क्या वह वास्तव में उपभोक्ताओं की आवश्यकता के कारण हुई बिक्री है या फिर यह इस कारण है कि लोग कमीशन पाने के लिए भले ही वर्तमान में थोड़ा महंगा हो खरीदते हैं और वे जानते हैं कि वे अगले कमीशन को प्राप्त करके उस नुकसान को रिकवर कर सकते हैं। इसे एक प्रकार का निवेश माना जा सकता है। लेकिन जब हम निवेश की बात करते हैं तो वह निवेश उससे अधिक लाभ भी दे सकता है और निवेश की गई राशि को पूरी तरह से खो भी सकता है। बहुत से लोग इस निवेश को करते हैं इसलिए वे पैसे कमाने के अवसर को खरीदते हैं। कुछ लोग वास्तव में इसे खरीदकर पैसे कमा रहे हैं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस उद्योग में प्रवेश करके पैसे कमाने की कोशिश करने वाले लोग कहीं अधिक हैं जो नुकसान उठाते हैं? वहां ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अधिकारी, ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्ट सेलिंग के सीईओ और कंपनियों के सीईओ और अधिकारियों सहित लगभग 200 लोग एकत्रित हुए थे। इसलिए हमने एक दूसरे के साथ थोड़ी ईमानदारी से बात करने का फैसला किया। मैं सोचता हूं कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग यह डायरेक्ट सेलिंग लाइनों की तुलना में इस तरीके से सिकुड़ने की जरूरत नहीं है। हम भी अन्य वितरण के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, छूट स्टोर और कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और डिपार्टमेंट स्टोर्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर हम यह कहें कि हम गर्व से जीतते हैं तो जब उपभोक्ता सामान खरीदता है और उसे जो मूल्य चुकाना पड़ता है वह प्राप्त वस्तु की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है तो खरीद के
क्षण में लाभ उठाता है। यही उपभोक्ता लाभ का सिद्धांत है। लेन देन में सबसे बुनियादी क्या है? यह है कि लेन देन उपभोक्ता लाभ के सिद्धांत के अनुसार होता है। लोग सामान खरीदते हैं क्योंकि उनके लिए मुद्रा रखने से अधिक लाभदायक वस्तु रखना है, और कंपनियां सामान बेचती हैं क्योंकि उनके लिए वस्तु रखने से अधिक लाभदायक। इसलिए आपसी लाभ के सिद्धांत के अनुसार यह व्यापार होता है। प्रबंधन के पाठ्यक्रमों और मार्केटिंग के पाठ्यक्रमों में ऐसा फिर भी यह नेटवर्क मार्केटिंग, भले ही यह थोड़ा महंगा हो, सामान बेचने की एक अद्भुत विशेषता है, लेकिन यह एक कमजोरी बन गई है। इसलिए जब हम लापरवाही से प्रबंधन करते हैं और लापरवाही से व्यवसाय करते हैं तो अंततः कुछ लोग इस उद्योग में शामिल होते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग पैसे नहीं कमा पाते और अंततः पीड़ित बन जाते हैं। इसलिए जो लोग छोड़ देते हैं वे हमारे उद्योग के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे यह सामाजिक जोखिम बन जाता है और हमें और अधिक संकोच में डालता है। इस दृष्टिकोण से एटमी के उदाहरण को लेते हुए हमारी खरीद दर 40% से काफ़ी अधिक है और वहाँ से 35% कमीशन देने के बावजूद हमारे प्रबंधन और मार्केटिंग लागत बहुत कम होती है। इसलिए हम ऐसा करने के बाद भी कंपनी लाभ कमा सकती है। हमारी मार्केटिंग लागत लगभग 10% है, जिसमें से लगभग 3% कार्ड शुल्क और लगभग 3% वर्तमान में डिलीवरी शुल्क है। दोनों मिलाकर लगभग 6% है। लेकिन हमारी कंपनी का मतलब है कि हम 4% में सभी प्रबंधन कर रहे हैं। कर्मचारियों की वेतन भी उसी 4% में शामिल है। क्या इस तरह के आयोजनों में हमें नुकसान होगा? क्या इससे लाभ होगा? वास्तव में जब आप एक दिन का सेमिनार करते हैं तो आप बिना एक पैसा खर्च किए भाग लेते हैं। इसमें शामिल होने वाले स्थान के किराए और अन्य खर्चों को कंपनी पूरी तरह से समर्थन करती है और हम 4% के भीतर सभी खर्चों को कवर कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनियां जो ढीले ढाले तरीके से प्रबंधन करती हैं, वे थोड़ी महंगी कीमत पर बेचती हैं, यह सोचकर कि सदस्य पैसे कमाने के अवसर के लिए उत्पाद खरीदते हैं। ऐसी कंपनियों में मार्केटिंग खर्च 40% से अधिक हो सकता है और औसत 25% से अधिक है। इसलिए हमें इन खर्चों को पूरी तरह से कम करना चाहिए और वास्तव में ग्राहकों को लाभ देना चाहिए। इसलिए जब आप उत्पाद खरीदते हैं तो आप लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक टूथब्रश की कीमत 990 रुपये है, जबकि अन्य जगहों पर आपको 2000 रुपये देने पड़ते हैं। और यदि आप दवा की दुकान पर जाकर ऐसे विशेष टूथब्रश खरीदने की कोशिश करते हैं तो आपको 3000 या 4000 रुपये देने पड़ते हैं। हम 990 रुपये में खरीदते हैं, इसीलिए खरीदने के साथ ही उपयोग करने पर तुरंत लाभ होता है। इसलिए यदि हम उपभोक्ता केंद्रित मार्केटिंग को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे अवसर अनंत रूप से बढ़ जाएंगे। यह बताया गया कि यह बाजार सैकड़ों ट्रिलियन से हजारों ट्रिलियन तक जा सकता है। वहां मौजूद लोगों ने इसे पसंद किया। डायरेक्ट सेलिंग बाजार में अब से एटमी के तरीके के अनुसार काम करने वाली कंपनियां जीवित रह सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी वे सभी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि एटमी एक दिन विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग बाजार का नेतृत्व करेगा। मैंने वास्तव में यह दिल से चाहा कि एटमी अकेले नहीं बल्कि कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एक साथ उठें। इसलिए मैंने व्यस्त समय में भी ऑस्ट्रेलिया जाकर हमारी सच्चाई को बताने और एक साथ सफल होने की बात की। यह केवल ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, बल्कि जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का एकत्रीकरण हुआ तब भी एटमी ने यह बताया कि वह कैसे सफल हो रहा है, एटमी किस कीमत पर बेचता है, एटमी अपने खर्चों को कैसे प्रबंधित करता है, प्रति व्यक्ति होने वाली बिक्री कितनी है। यह सब हम अपने सिस्टम से सीधे दिखाने का वादा किया। हम हर दिन होने वाली बिक्री को दिखाने के लिए तैयार थे। चूंकि यहां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रबंधक एकत्रित हैं, इसलिए जब वे सिस्टम में बिक्री के आंकड़े देखते हैं तो वे यह तय कर सकते हैं कि यह वास्तव में उपभोक्ताओं की बिक्री है या यह केवल कमीशन पाने के लिए अवसर खरीदने का मामला है।
मैंने सब कुछ दिखाया और कई लोगों ने कहा कि एटमी बढ़ रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग बाजार में भविष्य में एक परिवर्तन होगा और मुझे विश्वास है कि यह परिवर्तन होना चाहिए। हमारी एटमी बिजनेस अब प्लेटफॉर्म बिजनेस की ओर बढ़ रहा है। अब कोरिया में भी प्लेटफॉर्म बिजनेस चिकन गेम खेल रहे हैं। वे जबरदस्त छूट युद्ध छेड़ रहे हैं और अन्य कंपनियों को खत्म कर रहे हैं ताकि वे एकाधिकार स्थापित कर सकें और फिर कीमतें बढ़ा सकें। यह सब चिकन गेम का हिस्सा है। मैं उस स्थिति को देखकर कह सकता हूं कि एटमी का इस बीच में भी बढ़ना एक चमत्कार है। खैर, चाहे जो भी हो, यदि चिकन गेम के कारण केवल एक कंपनी बचती है तो उसके बाद वे शायद कीमतें बढ़ा देंगे। अगर आप उस समय के दौरान हुए घाटे को अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं तो एटमी के लिए यह और भी बेहतर होगा। क्यों? चूंकि हमारे पास अपेक्षाकृत मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता अधिक है, इसलिए हम बिना इसके भी लगातार बढ़ते रह सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म व्यवसाय के अगले चरण की योजना बना रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 1999 में 2019 में imkorea.com नामक एक शॉपिंग मॉल बनाया था, लेकिन वास्तव में मुझे बड़े निवेशक नहीं मिले, इसलिए वह असफल हो गया। लगभग उसी समय में शुरू हुए अमेजन और अलीबाबा बड़े निगमों के रूप में विकसित हुए हैं। मैं इस डेथ वैली को पार नहीं कर सका और एक शव बनकर किराए के कमरे में चला गया। वहां 3 साल बिताने के दौरान मैंने क्या सोचा होगा? क्या आपने फिर से इस प्लेटफॉर्म व्यवसाय के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा समय बदलता है, इसीलिए यह प्लेटफॉर्म व्यवसाय भी कभी ना कभी अगली पीढ़ी के व्यवसाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तब उसका कमजोर पक्ष क्या होगा? यदि हम वर्तमान में मौजूद प्लेटफॉर्म व्यवसाय की कमजोरियों को पूरा करने वाला ऐसा व्यवसाय या मॉडल विकसित कर सकें तो यह निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म व्यवसाय के बाद का व्यवसाय बन जाएगा। मैंने 3 साल तक विचार करने के बाद इस नेटवर्क मार्केटिंग में उसकी संभावनाओं को देखा। नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत और नियमों के अनुसार इसमें स्पष्ट रूप से प्लेटफॉर्म व्यवसाय को मात देने की ऐसी डीएनए है। फिर भी दुनिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो इन सिद्धांतों और नियमों के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग का प्रबंधन कर रही हो। क्या दुनिया में कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो वास्तव में छूट स्टोर और मूल्य प्रतिस्पर्धा में जीत रही है? और क्या कोई ऐसी कंपनी है जो उत्पादों की उपलब्धता के मामले में गर्व महसूस करती है? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाते हैं तो वे उत्पादों के बारे में इतनी व्याख्या क्यों करते हैं? वह व्याख्या क्या है? अंततः वे यह समझा रहे हैं कि यह उत्पाद इतना महंगा क्यों है। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं हैं जो बिना किसी प्रयास के थोड़ी बहुत बिक्री कर सकें। जब हम 990 वोन का उत्पाद बेचते हैं तो हमें बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मैं कहूं कि यह टूथपेस्ट 990 वोन का है तो आप इसे खरीद कर इस्तेमाल कर लेंगे। अगर मैं कहूं कि यह टूथपेस्ट 2900 वोन का है तो आप जानना चाहेंगे कि इसमें क्या है और कुछ बुरा तो नहीं। जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो लोग सब कुछ खरीद कर इस्तेमाल करते हैं और जब एक बार वे इसका उपयोग करते हैं तो उन्हें कीमत अच्छी लगती है और गुणवत्ता से संतोष मिलता है, इसलिए वे बार बार खरीदारी करते हैं। इस तरह 22% लोग केवल उपभोक्ता के रूप में इस कंपनी का हिस्सा बन गए। दोस्तों, ऐसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने विश्व स्तर पर नहीं देखा है, लेकिन यह मूलभूत सिद्धांत है, यानी उपभोक्ता इसका उपयोग करते हैं और फिर दूसरों को इसकी सिफारिश करते हैं। उपभोक्ता इसका उपयोग क्यों करते हैं? यह सस्ता और अच्छा है, इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और जब आप इसे किसी और को बताते हैं तो विज्ञापन खर्च के बजाय आपको कमीशन दिया जाएगा। सिद्धांत रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप इसे पहली बार उपयोग करते हैं तो यह सस्ता और अच्छा होता है। आपको इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ 2 लाख का कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको बेहतर शर्तों पर सामान खरीदने या अधिक कमीशन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे निवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए भले ही उत्पाद महंगा हो, आप इसे खरीद रहे हैं। अगर एटमी में उत्पाद महंगे हैं या गुणवत्ता पसंद नहीं है तो कृपया उन्हें न खरीदें। ऐसे आइटम एटमी में भी समाप्त हो जाने चाहिए।
तब केवल वही उत्पाद बचे रहेंगे जो असली उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छे उत्पाद बनाएं और उन्हें सबसे सस्ते दाम पर बेचें, लेकिन चूंकि यह मानव कार्य है, इसलिए कभी-कभी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। एकल उत्पाद भी हो सकते हैं। ऐसे आइटम न खरीदें, उन्हें समाप्त होना चाहिए। लेकिन कई कंपनियां कहती हैं कि अनुभव करने के लिए और दूसरों को बताने के लिए आपको हर चीज का उपयोग करना चाहिए। खैर, अगर मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को वास्तव में पाठ्य पुस्तक के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार बदल दूं, तो मैं प्लेटफॉर्म व्यवसाय के कई मुद्दों को हल कर सकता हूं। मैंने इस संभावना को देखा है और इसलिए मैंने एटमी व्यवसाय को चौथी पीढ़ी के अगले पीढ़ी के व्यवसाय के रूप में विकसित करने की संभावना देखी और एटमी को वास्तव में कठिन परिस्थितियों में शुरू किया। आप सभी के सामने एक समस्या है। एआई युग में वास्तव में सोशल नेटवर्क का बहुत विकास हो रहा है और कई नौकरियां समाप्त हो रही हैं। यह ऐसा विषय है जिस पर मैं यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोग इस पर सहमत हैं। हमें अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग यहाँ सफल हुए हैं, उन्हें एक मिशन की भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान में बुजुर्गों की नौकरी की समस्या और युवाओं की नौकरी की समस्या है, और शायद हम इन समस्याओं में से एक का समाधान करने की संभावना रखते हैं।